सबको परम शांति। आदरणीय दादाजी, आदरणीय ब्रह्मा माँ, आपको मेरा सादर प्रणाम और ढेर सारा प्यार। मैंने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, आकारी दुनिया में, साकारी दुनिया में और निराकारी दुनिया में। अब हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करते हैं कि कर्म, हम कह रहे हैं कि मानव देह कर्म से निर्मित और कर्म से संचालित है ना। जो कुछ भी हो रहा है उसका आधार कर्म है। तो हमें ये पहले समझना पड़ेगा कि कर्म से हम कैसे निर्मित हो रहे हैं और कर्म हमारे जीवन में कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है। तब हम जाकर के कहीं डीएनए को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम जैसे जानते हैं कि यदि हम तत्व को देखें तो 5 ही तत्व हैं सिर्फ, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। और आकाश तत्व क्या है? यदि हम ऊपर के लोकों में देखें जहाँ परम तत्वों की दुनिया है, इसका मतलब है कि वहां पर आकाश तत्व ऐसा है जो हाई एनर्जी फील्ड से बना है, वहाँ हाई एनर्जी वाइब्रेशन है और वो परम तत्व बना रहे हैं। इसके बाद हम यदि परम तत्व और तत्वों के मिक्स कॉम्बिनेशन देखें विष्णु लोक में, तो वहां पर क्या हो रहा है कि वाइब्रेशंस कम हो गए, है ना। वाइब्रेशंस कैसे हो गए? लोअर एनर्जी के हो गए, तो वहां पर परम तत्व ऑटोमेटिकली कम बनने लगे और तत्व ज्यादा बनने लगे। फिर क्या हुआ कि नीचे आए और तो आपके पास एक तत्वों की ही दुनिया रह गई, तो वहां पर हाई एनर्जी स्टेट फिर से लो एनर्जी स्टेट के अंदर आ गई। और फिर हम जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं एनर्जी डिक्लाइन होती जा रही है, ठीक है। तो हर लोक के अंदर हम यदि ये कहें कि उसका भी अपना एक पूरा रेडियस, पूरा एक डायमीटर, पूरा उसका एक एरिया होता होगा, तो वो एक एनर्जी फील्ड है। हम जैसे लोग कह रहे हैं, हम उसे पूरी एक एनर्जी फील्ड भी कह सकते हैं कि पूरे स्पेस में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स हैं, ठीक है। अब क्या है कि हम मान लीजिए आज धरती के ऊपर एक मानव के रूप में है, लेकिन आज तो हम आज यहाँ हैं, लेकिन उससे पहले तक हमने न जाने कितने अनंत जन्म लिए होंगे। जैसे इस ब्रह्मांड को बने 198 करोड़ साल हो गए, तो इस 198 करोड़ साल के अंदर आत्मा ने न जाने किस किस लोक में जन्म लिया होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझने वाली ये है कि ऊपर के लोकों में जो टाइम पीरियड है वो अलग है ना। जैसे मान लीजिए कि हम ये मान के चलते हैं कि धरती के ऊपर एवरेज लाइफ स्पैन इंसान का 100 साल का है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक प्रेत योनि में चला गया, कुछ बुरे कर्म हो गए, वो प्रेत योनि में चला गया, पता लगा कि वहां प्रेत योनि में जो आयु है वो 1000 साल की है। मान लीजिए कुछ अच्छा कर्म करा, वो एक महर्षि बन गया, महलोक में बैठा है, तो वहां पर लाइफ स्पैन मतलब टाइम पीरियड जो है वो अलग है। अब दूसरी बात क्या है कि जो कर्म है, कर्म चाहे आकारी स्वरूप हो या साकारी स्वरूप हो, दोनों के अंदर कर्म हो रहा है। 3 तत्वों में आकाश तत्व है सबसे शून्य, जो है वो सबसे मेन तत्व है। आकाश, अग्नि और वायु की आकारी दुनिया में और आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी की साकारी दुनिया के अंदर लगातार कर्म का प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, वो होता ही रहता है, ठीक है। तो जब कर्म हो रहा है तो जिस जगह पर आपने कर्म किया तो उससे क्या बन गया? कर्म बंधन, है ना। हमें बेहद का ज्ञान ये भी बताता है कि हम जब भी आत्मा अपने किसी भी मूल स्वरूप से अलग होती है तो उसी समय में उसके साथ कर्म बंधन जुड़ जाते हैं। कर्म बंधन का मतलब क्या है? एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज। आपने कर्म बंधन कहाँ पर किया, किस किस जगह पर किया, कहाँ कहाँ किया, किस किस जगह पर किया, उस जगह पर आप वो एक इंफॉर्मेशन के रूप में रजिस्टर हो गया। वो इंफॉर्मेशन के रूप में रजिस्टर हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि सेम जैसे हम कहते हैं कि हमारे अंदर भी आकाश तत्व है, बाहर की माँ प्रकृति के अंदर भी आकाश तत्व है ना। पूरी सृष्टि के अंदर आकाश तत्व विद्यमान है, लेकिन हर आकाश तत्व के अंदर, हर स्पेस यूनिट में क्या अलग है? वाइब्रेशनल फील्ड अलग अलग है। वाइब्रेशंस की जो हम कहते हैं ना कि एनर्जी फील्ड, वो अलग अलग है। तो वहां पर अलग अलग तरह के ही हम ये कह सकते हैं कि वो एनर्जी फील्ड क्या करेगी? अलग तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनाएगी। अभी हम उसके ऊपर बाद में आते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो हम मान लीजिए कि आकारी स्वरूप में अपने धरती के ऊपर के लोक में रहे या धरती के नीचे के लोक में रहे, कहीं भी रहे, हर जगह पर लाइफ स्पैन अलग था। अब जैसे मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि मान लीजिए कि हम धरती के ऊपर रह रहे हैं, आज मान लीजिए एक एवरेज लाइफ स्पैन 100 साल का है। यदि मुझे इसी धरती की इस दुनिया में 1000 साल, 10,000 साल, 1 साल, 1 लाख साल रहना पड़ जाए, तो मेरे अंदर इस धरती पर जो कुछ भी हो रहा है वैसे ही स्वभाव संस्कार कितने गहरे हो जाएंगे, है ना। और यदि हम किसी भी नीचे के लोक में या किसी भी ऊपर के लोक में रहते हैं, क्योंकि वहां पर टाइम पीरियड भी अलग अलग है, तो वैसे ही स्वभाव संस्कार कितने गहरे हो जाएंगे। ठीक, इंसान जो है वो इस पूरी सृष्टि के साथ, जब हम कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो पूरी सृष्टि के साथ, गहनता के साथ, उस टाइम के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब इस आकाश तत्व में जो इन्फॉर्मेशन, हम कहते हैं संकल्प से सृष्टि बनी है, ठीक है। संकल्प से सृष्टि से बनने का क्या मतलब है कि हम जो बोल रहे हैं उसी से हम अपनी दुनिया निर्मित कर रहे हैं।
उसी से ही हम निर्मित होते जा रहे हैं। हमारा पूरा जो जीवन का लाइफ मैनिफेस्टेशन है वो सिर्फ हमारे बोलने से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन कैसे बोलने से? कैसे बोलने से? देखिए क्या होता है कि हम ये मान सकते हैं कि क्योंकि जो चैतन्य शक्ति है वो आत्मा है, और आत्मा चाहे कुछ भी कर ले, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो ऊपर के लोक में जाए या वो नीचे के लोक में जाए, उसका जो स्वभाव संस्कार है, जैसे कोई भी व्यक्ति कभी कोई झगड़ा करना नहीं चाहता, वो कर भी रहा हो वो करना नहीं चाहता, उसके अंतर मन में क्या होता है कि सब लोग प्यार से रहें। वो भी यदि कभी बहुत लोगों से प्यार पाएगा तो वो भी वैसा बन जाएगा। तो क्यों? क्योंकि जो आत्मा का अपना एक मूल स्वरूप है, उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत डीप में ईश्वर के गुण समाये ही होते हैं। तो हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, यदि हम उसे ईश्वर के गुणों के समरूप बोल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बोलते बोलते हम हाई एनर्जी फील्ड से कनेक्ट होंगे। और क्योंकि हाई एनर्जी और लो एनर्जी फील्ड इस पूरे आकाश तत्व में विद्यमान है, तो जितना प्योर और पवित्र आपका संकल्प होगा, वैसे ही प्योर और पवित्र एनर्जी फील्ड कहाँ जाएगी? आपके अंदर आएगी। एक्शन का रिएक्शन टोटल उल्टा आएगी। कहाँ आएगी? मन में आएगी। आत्मा का मूल क्या है? मन। मन क्या है? हमारा आकाश तत्व। कैसे जाएगी इंफॉर्मेशन? मतलब आकाश तत्व ही मूल है। क्रिएशन में भी आकाश तत्व से बाकी के तत्व बन रहे हैं, हमारे अंदर भी आकाश तत्व से बाकी के तत्व बन रहे हैं। क्रिएशन के अंदर भी आकाश से, हम जैसे कहते हैं कि वायु के एक एक तत्व के अंदर आकाश तत्व समाया हुआ है, फिर अग्नि समाया हुआ है, फिर जल समाया हुआ है, फिर पृथ्वी समाई हुई है। सेम प्रोसेस इंसान के शरीर में भी हो रहा है ना? तो आकाश तत्व की जो भी हमने वाइब्रेशंस बोले, जो कुछ भी किया मनसा वाचा कर्मणा से, जो भी हमने कर्म किया, उस कर्म की एनर्जी फील्ड हमारे मन में आई। मन से किस में आई? चित्त में आई। हमारा वैसा चित्त बन गया, और चित्त के बाद क्या बन गई? वृत्ति बन गई, टेंडेंसी बन गई। जैसे स्वभाव संस्कार, आप जो जो कर्म करते गए, अच्छे कर्म करते गए अच्छे बनते गए, बुरे कर्म करते गए बुरे बनते गए, है ना? और इसका आधार क्या है कि मन से चित्त में, चित्त से वृत्ति में, और वृत्ति के बाद क्या बन गई? स्मृति बन गई। स्मृति। तो पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है, ये कहाँ हो रहा है? आकाश तत्व के अंदर हो रहा है। और जैसी आपकी स्मृति फिर बन जाती है, ये स्मृति आधार है किसका? एलिमेंट के बनने का, तत्व के बनने का। कैसे? कि एक एनर्जी की फॉर्म, यदि एक स्मृति को हम देखें तो वो एक एनर्जी की फॉर्म संचित हो गई। ठीक है? अब हम जो भी मैटर देखते हैं, क्योंकि आकाश तत्व तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें जब तत्व दिखाई दे रहा है तो वो किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है? वायु तत्व के रूप में, अग्नि तत्व के रूप में, जल तत्व के रूप में, और पृथ्वी तत्व के रूप में, है ना? अब हम यहाँ पर तत्व आ जाए। जैसे हमने कहा कि वायु तत्व मतलब जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इन सब के अंदर क्या है? ये एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, है ना, फॉस्फोरस, सल्फर। इन एलिमेंट्स के अंदर क्या है? ये एक तत्व है। इस तत्व के यदि हम कोर में जाएं तो क्या है? एटम है। एटम के अंदर क्या है कि उसके सेंटर में है न्यूक्लियस, जिसमें है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है? अब हमें क्या बताता है? हमें बेहद का ज्ञान एक बहुत ही की पॉइंट बताता है। क्या बताता है? कि तत्व ही हमेशा हल्के से भारी होता है। हम यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी कंपेयर करें तो इनका भी मास, मतलब तत्व हल्के से भारी ना, तो एटम का जो मास होता है उसको हम कहते हैं AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। वो एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है, जो हमें ये बताती है कि जैसे हम कहते हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और इनके AMU में मास जो है वो डिफरेंट है। तो इसको बनाने का आधार क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल। अणु का आधार क्या है? परमाणु, है ना? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल में बहुत सारी कैटेगरी हैं। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, क्वार्क पार्टिकल, बोसॉन पार्टिकल, अलग अलग तरह के पार्टिकल हैं। कुछ पार्टिकल्स हम इसको मोटा मोटा ऐसे कह देते हैं, कुछ पार्टिकल्स मिलकर प्रोटॉन बना रहे हैं, कुछ मिलकर न्यूट्रॉन बना रहे हैं, कुछ मिलकर इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। ठीक है? अब क्या है कि हर तत्व एक दूसरे से कैसे अलग है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो प्रोटॉन जिस सब एटॉमिक पार्टिकल को बना रहा है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन को बना रहे हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और उनकी भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उनकी भी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, है ना? जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें पूरी क्रिएशन से जुड़ती है, वो मुझे लगता है स्पिन प्रॉपर्टी है। हम पहले कभी ऐसा पढ़ा करते थे, तब मुझे समझ में नहीं आता था कि हमेशा नेचर के अंदर दो तरह की सिमेट्री होती है। जैसे आज साइंस इस कंसेप्ट की ओर तो पहुंचा ही नहीं, वो यदि इसको किसी भी फॉर्म में देखता है, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट की टर्म्स में देखता है, प्रोटीन की टर्म्स में देखता है, न्यूक्लिक एसिड की टर्म्स में वो सेल को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन वो ये तो देखते हैं कि एक सिमेट्री ऐसी है जो हमारे
सेल के अंदर वर्किंग है। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को हम क्या कहते हैं कि हमारे अंदर जो प्रोटीन है उसके अंदर अमीनो एसिड एल फॉर्म के अंदर है। ऐसे ही जितने भी कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर है वो डी फॉर्म के अंदर है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन उसका लिवियो रोटेटरी फॉर्म भी प्रेजेंट है। यदि एल अमीनो एसिड आज एग्जिस्टिंग है तो डी अमीनो एसिड भी है। तो मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि ये दो सिमेट्री नेचर में क्यों विद्यमान है और ये कैसे जुड़ी हुई हैं, है ना। अच्छा, दूसरा, इसको मैं यदि मनोमय शरीर में भाव के रूप में ले जाऊं, क्योंकि सबसे पहले हमारे जो संकल्प से सृष्टि बन रही है ना, तो संकल्प के बोलने में क्या जुड़ा हुआ है सबसे गहनता से, भाव। भाव किसके साथ जुड़ा है कि आत्मा अपने गुणों को धारण करके उन भाव के साथ संकल्प कर रही है या उसके बिल्कुल अपोजिट कर रही है। आप कभी भी देखें, जब भी हम कभी लोअर योनिस की बात करते हैं तो ऊपर के मतलब लोगों में जो आत्मा जितना जितना ऊपर बढ़ती जाती है वो देने वाली आत्मा होती जाती है ना। और एक स्टेट ऐसी आती है कि वो सर्वथा देने वाली हो जाती है, फिर उसको धरती पर आना ही नहीं पड़ता। इसी तरह से जब वो धरती के नीचे जाती हैं तो लेने वाली आत्मा बन जाती है, मतलब वो एनर्जी की रिसीविंग स्टेट है। और अपनी उस रिसीविंग स्टेट के अंदर वो अपनी कहते हैं कि अपनी उस रिसीविंग स्टेट के अंदर वो लोअर एनर्जी स्टेट में चली जाती है, तब भी वो एनर्जी एक्सचेंज कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंसान बिल्कुल उल्टा, जैसे ऊपर जाता है तो वो प्यार करने वाला बन रहा है, लेकिन यदि धरती के नीचे की पूरी दुनिया में देखें तो वो नफरत करने वाला बन रहा है। ऊपर धरती के ऊपर की दुनिया में देखें तो वो बिल्कुल शांति स्वरूप बनता जा रहा है, लेकिन यदि धरती के नीचे की दुनिया में देखें तो वो अशांत स्वरूप बनता जा रहा है ना। ऊपर की दुनिया में देखें तो वो सहनशील बनता जा रहा है, धरती के नीचे की दुनिया में देखें तो वो इनटॉलरेंट होता जा रहा है। तो इसी तरह से जो गुण है आत्मा का वो टोटल क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है ना। तो इससे मेरे दिमाग में एक बात आई कि हर सब एटॉमिक पार्टिकल का यदि एक हाई एनर्जी स्टेट में एक स्पिन होता है तो उसका टोटल नेगेटिव मतलब अपोजिट स्पिन भी एग्जिस्ट करता है। वो कब करता है, मतलब इट इज जस्ट लाइक अ 360 डिग्री एंगल। यदि हम अर्थ पे अपनी लाइफ को जीरो मान लें तो जीरो से प्लस 180 क्या है, हमारी धरती से ऊपर की यात्रा, और धरती से नीचे की यात्रा में हम जीरो से माइनस 180 मान लें, और जीरो क्या है, हमारी एब्सोल्यूट स्टेट, बैलेंस स्टेट। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हम यदि अपनी मतलब जिस एनर्जी स्टेट के अंदर हैं हम, जिस एनर्जी स्टेट के अंदर हैं हम, वो बहुत ही हर व्यक्ति की ना अलग अलग है, क्योंकि हर व्यक्ति ने अलग अलग लोकों में अलग अलग टाइम पीरियड में जन्म लिया है ना। उसका आधार क्या है, मतलब यदि हम कहते हैं कि डीएनए सीक्वेंस अलग अलग है तो इसका आधार क्या है, इसका आधार है सोल की पावर, सोल के द्वारा किया गया कर्म, और सोल का इस पूरी क्रिएशन में अलग अलग टाइम स्पैन में अलग अलग जगह पर रहना। मतलब जो हमने कहा कि कर्म बंधन है और कर्म बंधन के साथ कर्म भोग तैयार है। कर्म बंधन का मतलब क्या है, एनर्जी एक्सचेंज। मैं जैसे अभी यहाँ बैठकर ये वीडियो बना रही हूँ, ये मेरा कर्म बंधन बन गया, ये एक इन्फॉर्मेशन के रूप में इस जगह पर ये इन्फॉर्मेशन रजिस्टर हो गई कि मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाया था, राइट। तो इसी तरह से एक आत्मा जहां जहां पर जिसके साथ जाती है, जहां जहां पर जो काम करती है, वो एक इन्फॉर्मेशन के रूप में उस स्पेस यूनिट में भी रजिस्टर्ड है और आपके अंदर भी रजिस्टर्ड है। इसी तरह से हम यदि देखें तो हर व्यक्ति के अंदर से जो एनर्जी रेज निकल रही हैं, जिसे हम ऑरा कह रहे हैं, किसी भी दो इंडिविजुअल का ऑरा एक जैसा नहीं है। वो है तो 7 कलर में विबग्योर, है ना, वॉयलेट, इंडिगो, रेड, जितने भी 7 कलर्स हैं, सतरंगी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारे अंदर है। और हमारे हर चक्र का भी रंग विबग्योर ही है, ऊपर का वॉयलेट है, नीचे का लाल रंग है ना। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे जैसे सप्त लोक हम ये कह सकते हैं कि धरती के ऊपर और नीचे भी हैं, उसी तरह से इंसान के अंदर इंसान ने जो काम किए, नीचे के लोकों में काम किए जो कर्म बंधन बनाए, और ऊपर के लोकों में जो कर्म बंधन बनाए, ये दोनों ही अलग अलग ऊर्जा चक्रों में, हर ऊर्जा चक्र के अंदर वो संचित है। इसी तरह से कभी आप बहुत ध्यान से देखें, जैसे मान लीजिए हम मूलाधार चक्र ले लें, है ना। मूलाधार चक्र है हमारा, फिर आपका स्वादिष्ठान चक्र है, फिर मणिपुर चक्र है, फिर आपका अनाहत है, फिर आपका विशुद्धि है, फिर आज्ञा चक्र है, फिर सहस्रार है ना। तो इस तरह से हर चक्र का अपना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और हर चक्र का भी अपना एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। आप यदि चक्र के गुण और दोष देखेंगे तो वहां पर हम कहते हैं ना कि इंसान आज अपनी चेतना, जहां हम चेतना की बात कर रहे हैं कि वो अपनी अलग अलग चेतना को कैरी कर रहा है, उसका मतलब है कि वो अपनी उस चेतना में अलग अलग तरह का कर्म कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक मिक्स्ड स्मृतियों का भंडार है।
जैसे मूलाधार चक्र मान लीजिए किसी करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आपने धरती पर आकर कैसे कर्म किए, जरूरी नहीं है कि आपने सारे कर्म बुरे किए हो, या एक कोई बुरा व्यक्ति सारे कर्म ही बुरे कर रहा है, वो कुछ अच्छे कर्म भी कर रहा है, तो उस अच्छे कर्म का फल भी उसके अंदर उसी के उस चक्र में एनर्जी के फॉर्म में संचित हो रहा है, और बुरे कर्म का भी कर रहा है। कैसे संचित हो रहा है? वही मन चित्त वृत्ति स्मृति उसके अंदर बना हुआ है। फिर वो एक क्या बन गया? एक मिक्स एनर्जी ग्रेडियंट बन गया, मिक्स एनर्जी पूल बन गया, है ना। फिर जैसा उसका मूलाधार है उसके अकॉर्डिंगली, बिकॉज ये जो हमारे जितने भी हमारे क्या कह सकते हैं हम कि हमारे ये ऊर्जा चक्र हैं, ये एक दूसरे के साथ वैसे ही संतुलन बनाते हैं, ठीक है, वैसे ही मतलब अपना ये संतुलन बनाए रखते हैं, और एक दूसरे के साथ वो क्या है, एनर्जी की फॉर्म में जुड़े हुए हैं, लिंक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो एनर्जी एक्सचेंज हमने की वो आकाश तत्व में गई, और जैसा आकाश तत्व हो गया, ये आकाश तत्व क्या बनाएगा? ये बनाएगा सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल भी जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अणु से परमाणु बनता है, लेकिन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। वो सब एटॉमिक पार्टिकल जैसी आकाश तत्व है उसके मुताबिक ही बनेंगे। जैसे आकाश तत्व शिवलोक में भी है, लेकिन वहां पर जो एनर्जी फील्ड है वो क्या कर रही है? परम तत्व बना रही है, परम तत्व बना रही है। लेकिन मान लीजिए कि आप यदि धरती में पाताल लोक की बात कर रहे हैं, तो वहां के जो एनर्जी फील्ड है वो बहुत ही लोअर एनर्जी वाइब्रेशंस है। आकाश तत्व तो वहां भी है। आज जो सबसे ज्यादा चीज मिसिंग है, जैसे हम धरती के ऊपर का डिस्क्रिप्शन तो हमारे शास्त्रों में है, लेकिन क्या कोई ये बता सकता है कि धरती के नीचे का जो हमारी जितनी भी दुनिया है उसके अंदर जो लोअर एनर्जी फील्ड्स हैं वो जब ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, तो वहां पर कैसे, मतलब जहां परम तत्व हम ऊपर कह रहे हैं, तो इस परम तत्व का टोटल नेगेटिव तत्व, मुझे लगता है कि शायद धरती का जो सबसे लास्ट पॉइंट होता होगा ना, जहां हम 55 करोड़ नर की जो लास्ट बाउंड्री होती होगी उसका होता होगा, मतलब स्पिन प्रॉपर्टी का, ये पॉजिटिव स्पिन का टोटल नेगेटिव। इसी तरह से जो व्यक्ति 55 करोड़ में जो 55 की लास्ट वाली एनर्जी फील्ड में चला गया ना, उसको तो मुझे लगता है कि शायद जब धरती वाइंड अप होती होगी तभी वो भगवान से मिलता होगा, मतलब उसके ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो गई, वो बहुत ही गहरी खाई में चला गया, ऐसा समझ ले, है ना। अब क्या हो रहा है कि इंसान जब अपने खुद के अनंत जन्म लेता है, तो वो अनंत जन्म में अनंत लोकों के अंदर अलग अलग तरह की एनर्जी फील्ड को अपने अंदर रजिस्टर कर लेता है ना, जिसे हम जैसे कुंडलिनी भी कहते हैं। कुंडलिनी की शक्ति को भी हम इसी तरह से देखते हैं कि हमारे अनंत जन्मों के सारे संचित कर्म हमारे इस मूल आधार, हमारी कुंडलिनी शक्ति के अंदर विराजमान है। और यदि वो कुंडलिनी एक ही इसी तरीके से ही है कि सारे के सारे कर्म रजिस्टर हैं, और हमें इस जन्म के अंदर जिन जिन कर्मों के साथ एक्टिवेट होना है, ये बहुत ही प्रॉपर मैकेनिज्म होगा गॉड का, कि उसके हम वही हमारे मतलब क्या कहते हैं, एक्टिवेट होते हैं, वही कर्म हम करते हैं। इस समय में हम इस जन्म के अंदर जिन जिन लोगों से मिलेंगे, जो जो काम करेंगे, कुछ पाएंगे, कुछ खोएंगे, कुछ देंगे, कुछ लेंगे, तो ये देना लेना, सबका मिलना जुलना क्या है, ये हमारा पिछले जन्म का ही सब करा धरा है। तो जो, और उस कर्म को पूरा किए बिना, उस कर्म बंधन की एनर्जी फील्ड से नलीफाई हुए बिना हम कर नहीं सकते, है ना, कुछ ऐसे ही समझ सकते हैं हम। तो इस तरीके से क्या है कि जो भी हमारे अंदर क्या बन गया कि जो आकाश तत्व है वो सब व्यक्तियों के अंदर बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि हर आत्मा ने अलग अलग स्थान पर अलग अलग जर्नी की इस पूरी क्रिएशन के अंदर। उसका सर्जन जब हुआ था उसकी पावर अलग अलग थी, और वो अलग अलग लोगों के साथ संपर्क में रही। तो उसके साथ, क्योंकि जो मूल आधार है किसी भी तत्व के बनने का, वो क्या है, आकाश तत्व, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक चीज वहां पर और भी इंपॉर्टेंट है कि जब भगवान सर्जन करते हैं, मतलब चाहे नीचे की दुनिया में देखें, लोअर यूनिस में, वहां भी परिवार होता है। हम यदि ऊपर की दुनिया में देखें, वहां भी परिवार है। धरती पर देखें तो यहाँ भी हम परिवार हैं। तो हम कभी भी अकेले नहीं आते, मतलब आत्मा कभी भी ऐसा नहीं है कि उसका सर्जन हुआ और वो अकेली उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। जब भी दुनिया शुरू हुई वो एक परिवार के अंदर आई, है ना। परिवार के अंदर आते आते, क्योंकि वो परिवार के लोगों के साथ, परिवार जो है वो भी ईश्वर का, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा कुल, तो कुल के साथ भी हमारा बहुत ज्यादा एक गहरा आत्मा का संबंध है, मतलब एनर्जी फ्लो का एक बहुत गहरा संबंध हमारे कुल के साथ है, हम जिस कुल के अंदर जन्म लेते हैं। इसलिए बहुत सारे स्वभाव संस्कार यदि आप एक कुल के अंदर कभी कंपेयर करेंगे तो आप एक जैसा पाएंगे। लोग उसको एक सिंपल सी बात कह देते हैं कि भाई इनके, या आप इसी राशि को बिलोंग करते हो या इसी कुल को बिलोंग करते हो तो आपके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं एक एनर्जी फ्लो है। और जिन परिवार के साथ हम जहां जहां रहते जाते हैं, उनके साथ हमारे जो कर्म बंधन है बहुत ज्यादा मतलब प्रबल होते चले जाते हैं, और इसीलिए ही हमारे परिवार के प्रति जो है वो निष्ठा, आस्था अच्छे रूप में या बुरे रूप में बहुत ज्यादा होती है। उसके पीछे भी कारण है ना। अब क्या है कि ये जो पूरा प्रोसेस है
धरती के मतलब जहां से भी आत्मा का सर्जन हुआ वहां से ऊपर के लोकों में, धरती में या नीचे के लोकों में, यहाँ पर क्या है, ये कॉन्टिन्यूस ग्रेडियंट है जो शरीर के साथ मतलब हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हर व्यक्ति जब अपना आभा मंडल जो कैरी कर रहा है, अपना ऑरा कैरी कर रहा है, उस ऑरा में से जो तरंगे निकल रही हैं वो तरंगे प्रतिबिंब हैं उस आकाश तत्व का जो इस पूरी क्रिएशन के साथ उसको जोड़े हुए हैं। न सिर्फ उसकी खुद की आत्मा को, बल्कि वो जिस कुल के अंदर आया उसके साथ भी वो जुड़ा हुआ है। क्योंकि परिवार, अब हम देखें इस बात को क्यों समझना चाहिए। आज हम जेनेटिक्स की फील्ड में ये कहते हैं कि भाई जेनेटिक्स में डीएनए एक इनहेरिटेंस मॉलिक्यूल है। आज हमारे अंदर हमारा शक्ल, हमारा जो जीनोटाइप है, मतलब हमारा जीनोटाइप और हमारा फिनोटाइप, यदि हम आज देखना चाहें कि एक बच्चा किसको बिलोंग करता है, तो आप माता पिता का डीएनए ले लीजिए। आप उसको जब आरएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, सॉरी आरएफएलपी करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ये मतलब जो डीएनए फ्रेगमेंट है ये माता से आया है या पिता से आया है, और उस बेसिस पे आप बता देंगे कि ये बच्चा इन्हीं का है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए वैसे देखा जाए, हम यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आत्मा हर एक के अंदर अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो अपना मतलब ये क्या है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चे में जाती है, मतलब परिवार में, कुल में स्वतः ही वो एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर होती है, और जो एनर्जी हम अपने कुल से लेते चले आते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही हमारे अंदर बाद में तत्वों का निर्माण शुरू होता है। तो यहाँ पर परिवार जो है वो क्या हो रहा है, मतलब मैं ये बात बताना चाह रही हूँ कि जब आप परिवार में आए तो आपकी जैसी स्मृतियां हैं, हर परिवार का सदस्य भी अपनी अपनी अनंत जन्मों की यात्रा में वैसी ही स्मृतियां कैरी करता है। और एनर्जी क्या है, वो एक फ्लो ऑफ मतलब इंफॉर्मेशन है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। जैसे हम मदर हैं, फादर हैं, हम जिस कमरे में रह रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस चीज को भी टच कर रहे हैं, वहां पर हमेशा हमारा एनर्जी फ्लो होता ही रहता है ना। एनर्जी के भी पार्टिकल्स हैं, वो सूक्ष्म रूप में है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। हमारे अंदर से जो आभा निकल रही है, मैं इस जगह पर बैठी हूँ तो इस जगह पर भी मेरी आभा संचित है। इसी तरह से ये प्रमाण है, जैसे कहा जाता है ना कि जैसे गुरु नानक बाबा थे, गुरु नानक बाबा जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, आज भी उस पेड़ के फल जो है मीठे आते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी ऊर्जा थी वो उस धरती तत्व के अंदर समाहित हो गई, और पेड़ की जड़ भी कहाँ है, उसी धरती में, तो वो उसी एनर्जी से फलीभूत होकर आज मीठे फल दे रही है। तो क्या है, ये हमें ये बातें बताती हैं कि जहां भी हम जो एनर्जी बीइंग हम होते हैं, वो एनर्जी भी के पार्टिकल्स भी हमारे अंदर से डिसिपेट होते रहते हैं, और ये क्रम परिवार के जनों में सबसे ज्यादा होता रहता है। तो इसको हम कहेंगे स्मृति ट्रांसफर, मतलब जो स्मृतियां हमारे अंदर संचित हैं वो हमारे परिवार के सभी लोगों के अंदर हैं, और हम उसकी ऊर्जा के साथ लगातार ही हमारा एक्सचेंज होता रहता है ना। तो हम ये कहें कि हम अपने पूरे परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपने पूरे कुल को एक मानव देह रिप्रेजेंट करती है, तो ये गलत नहीं होगा। ये मैं कंसेप्ट बताना चाहती थी कि आकाश तत्व कितनी गहनता के साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो कुछ भी कर्म आपने किए, और ये भी बात है कि जो भी कर्म कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं, हमारे परिवार के लोग जो कर्म कर रहे हैं, उनका अच्छा और बुरा फल के साथ भी एक मानव जीवन सदा जुड़ा हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि आज हम कहते हैं ना कि हमारे संकल्प सिद्ध नहीं हो रहे। संकल्प सिद्ध होने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए, संकल्प सिद्ध होने के लिए आत्मा में पावर चाहिए, लेकिन इंसान को ये समझना पड़ेगा कि वो कभी भी अकेला नहीं है। उसके खुद के प्रयास के पीछे तो बहुत कुछ है पीछे, जब तक उसके साथ अदृश्य रूप से जुड़ा हुआ है, जब तक वो उसी से मुक्त नहीं होगा, तब तक क्या है कि एनर्जी डेफिसिट स्टेट तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा स्टोर्ड है। तो हमारा ईश्वर के प्रति झुकाव, उनके कर्मों के प्रति झुकाव, वो जो कहना चाहते हैं, हमें जैसा बनाना चाहते हैं, उसके प्रति हमारा झुकाव तब होगा जब हम नित्य निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और अपने उन प्रयासों से यदि हमारे परिवार में कोई व्यक्ति कमजोर है, वो नहीं कर पा रहा है, तो हम उसका भी उत्थान करेंगे, क्योंकि ये जो स्मृतियां हैं ये परिवार के लोगों में भी ट्रांसफर हो रही हैं। जो आकाश तत्व है ये हम पूरे परिवार के साथ भी सदा ही एक्सचेंज करते हैं। इसलिए हम आज देखते हैं, ये कहा जाता है आध्यात्मिक दृष्टि से कि जैसे जैसे आपके कर्म बंधन समाप्त होते जाते हैं, उस व्यक्ति के साथ, उस आत्मा के साथ आपका रिश्ता भी खत्म होता जाता है। आज कुछ परिवार ऐसे होंगे जिनके अंदर बहुत ज्यादा फैमिली मेंबर्स होंगे, और कुछ परिवार ऐसे होंगे जहां सिर्फ एक दो लोग ही रह गए। तो क्या है कि वहां पे उनके जो इस धरती पे आकर जो कर्म बंधन बने, वो कर्म बंधन अपने आप ही समाप्त हो रहे हैं। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि परिवार ऊर्जा के स्वरूप में भी एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, और जुड़ने के बाद भी वो नलीफाई भी होता रहता है ना, नलीफाई भी होता रहता है। तो हमने आज इस वीडियो में ये देखा कि कर्म कैसे रजिस्टर होता है। कर्म का मतलब है कि आकाश तत्व में जो भी आपने मनसा वाचा कर्मणा से जिस जिस लोक में, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो भी क्रिया प्रतिक्रिया की, जहां जहां आप रहे, उस जगह की अपनी एक एनर्जी फील्ड थी। जो आपने किया, आप धरती के ऊपर के लोक में रहे तो वहां वैसी एनर्जी फील्ड थी जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स आप में बनाती। धरती के नीचे की दुनिया में आप रहे तो लो एनर्जी पार्टिकल्स बनाती। अब आप जरा इमेजिन करो कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति
84 लाख योनियां हैं जैसे, है ना, जिनके अंदर जानवर भी हैं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पर्वत, पेड़ पहाड़, सब कुछ है। तो यदि मान लो कोई एक व्यक्ति जानवर की योनि में था, मतलब ये जो एनर्जी का प्रोसेस है ना, ये भी डायनेमिक है, ये कोई फिक्स नहीं है कि आप किसी भी लोक में, मान लीजिए हम कहते हैं कि कर्म किया, हमने कोई अच्छा कर्म किया तो हमारे अंदर रजिस्टर हुआ, वो हमारा भाग्य बन गया, उस भाग्य से हमने और अच्छे कर्म किए और फिर हम उसके बाद हमारी ऊपर के लोकों में कुछ गति हो गई। मान लीजिए जाने अनजाने हमसे कोई हमारे अंदर अहम भाव आ गया, जैसे पहले दिखाते थे कि ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया आवेश में आकर के और फिर उनको एक नीचे की लोअर योनि में तुरंत ही आ गए वो। तो उस समय में वो जैसे ही लोअर योनिस में आए, उनके पाप हो गया। पाप का मतलब क्या है कि लोअर एनर्जी वाइब्रेशंस अब उनकी चित्त में आ गया, मतलब उनके आकाश तत्व में आ गया। और क्या हुआ, स्मृति जो पॉजिटिव थी वो उल्टी हो गई, स्मृति उल्टी हो गई, जो पॉजिटिव स्पिन है वो नेगेटिव स्पिन में ट्रांसफॉर्म हो गया, ऐसा समझती हूँ मैं इसे। और फिर जैसे ही वो नेगेटिव स्पिन में ट्रांसफॉर्म हुआ, वो धीरे धीरे, क्योंकि हर आत्मा के पास कर्म करने की स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्रता है, वो फिर उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा अवसर मिलेगा, वो कुछ और कर्म करेगा और धीरे धीरे यही नेगेटिव स्मृति फिर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस हो रहा है। जैसे हम यदि कहें कि कोई व्यक्ति पिछले जन्म में मान लीजिए कि किसी जानवर की योनि में था, ठीक है, अब उसको मानव योनि मिल गई, तो मानव योनि मिल गई, लेकिन उसके जो स्वभाव संस्कार इस जन्म में होंगे ना आने के बाद, वो पशुओं जैसे ही होंगे। जैसे अभी सिस्टर ने एक वीडियो बनाया ना, उन्होंने कहा कि अलग अलग तरह के मानव है, जैसे पशु मानव, राक्षस मानव, मानव, दिव्य मानव, देव मानव, पूर्ण मानव। तो ये क्या है कि हम यदि मानव से दिव्य मानव, देव मानव, पूर्ण मानव की बात करें तो ये धरती से ऊपर के लोगों की यात्रा है। लेकिन हम यदि पशु मानव और राक्षस मानव कह रहे हैं तो वो दिख तो धरती पे ही रहा है, लेकिन उसका सीधा संपर्क कहाँ से रहा, नीचे के लोगों से रहा, ठीक है। तो उसके अंदर जो आज वो पशु की तरह बिहेव कर रहा है, वो पिछले जन्म में पशु ही था। तो उसके अंदर जो आकाश तत्व की जो स्मृतियां हैं वो कैसी पड़ी हुई हैं, पशु की तरह पड़ी हैं। तो आज भी वो आने के बाद बन तो मानव गया, लेकिन उसके कर्म संस्कार वैसे रहेंगे। इसी तरह से कोई राक्षस प्रवृत्ति का है तो नीचे की लोगों में जाकर के राक्षस बना था, तो उसके अंदर वैसे ही संस्कार रहेंगे। और ये भी है कि स्मृति में मैंने इसको ऐसे भी समझा कि जो हमारे तो अनंत जन्म हुए, लेकिन सभी जन्मों के जो हमारे स्वभाव संस्कार है वो एक साथ नहीं रिफ्लेक्ट होते। मतलब जो हमारे, ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हम 5 जन्म, 6 जन्म, 7 जन्म की बात करते हैं कि जो 7वें जन्म का इफेक्ट होगा उसकी स्मृतियां सबसे पीछे, फिर 6 जन्म की, फिर 5 की, फिर 4 की, फिर 3, फिर 2, फिर 1, कि जो मेरे अंदर मैंने पिछले जन्म में किया होगा उसके स्वभाव संस्कार मेरे अंदर सबसे आगे होंगे। तो मैं जब, जैसे मान लीजिए मैंने पिछले जन्म में खूब त्याग तपस्या की, पूजा की, तो जब मैं जन्म लेकर आऊंगी तो मेरे अंदर बचपन से ही वो त्याग तपस्या होगी, है ना। हो सकता है कि हमने पिछले लोक में कुछ और किया हो, हमें बहुत ज्यादा क्रोध आ गया, तो हमने किसी जन्म में कोई ना कोई ऐसा कर्म भी किया था कि हमने कुछ अच्छे कर्म नहीं किए थे, तो वही हमारे स्वभाव संस्कार के रूप में बार बार जैसे जैसी परिस्थितियां आती हैं, जैसी एनर्जी फील्ड आपको मिलती है, तुरंत वो स्मृति एक्टिवेट हो जाती है और आप वैसे बन जाते हो। तो हमें क्या करना है, हमें इन सब बातों को इसलिए समझना है कि हम अनंत जन्मों में चाहे हमने कुछ भी किया हो, हमें ये पता है कि हमारे पास कर्म की स्वतंत्रता है, आत्मा की शक्ति है और ईश्वर से सीधा डायरेक्ट कनेक्शन, चाहे हमने कुछ भी किया हो, हमारे उस कारण शरीर को चार्ज करके हमारे सारे, हमें कर्म बंधनों से मुक्त कर सकता है। और कर्म बंधनों से मुक्त करने के बाद ही आत्मा अपनी और सर्वोच्च अवस्थाओं पे जा सकती है। वो फिर कर्म से अतीत होकर कर्मातीत अवस्था की ओर जा सकती है। वो जब भाव से समझ लेगी कि भाव ही मुझे जोड़ता है, तो वही भावातीत बनेगी, वही कर्मातीत बनेगी। कर्म से उसको वो लगन नहीं होगी, है ना। कर्म के ऊपर मतलब ऐसे बंधेगी नहीं कि मुझे ये करना ही है, वो अपने संकल्पों से बांधेगी नहीं, मुझे ये करना ही है। उसे पता है कि मैंने इच्छा करी और फिर मेरे आने का कारण बना। तो इसीलिए हमें इन बातों को समझना है और इन सब बातों का, ये जो हमारा कारण शरीर है, यही हमारा डीएनए है ना। कर्मों से निर्मित शरीर है कारण शरीर, और कारण शरीर क्या है, आकाश तत्व है। तो अब मैं तीसरे वीडियो में आपसे डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर आते हैं। परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो